आप सुनना छन सामुदायिक रेडियो हेंबलवाणी और दगड़ियों मैं छो ये वक्त राजेंद्र नेगी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन च एक मुलाकात कार्यक्रम में। और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे दगड़ छन स्टूडियो में यानी कि हेंबलवाणी का स्टूडियो में दुई विशेष शख्सियत प्रोफेसर प्रिया कपूर जी और साथ में छन दिव्या सिंह जी। प्रिया कपूर जी जो कि प्रोफेसर हैं पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर आप पढ़ाती हैं। तो ज़्यादा मैं न परिचय देके बल्कि आपका परिचय हम आपसे ही सुनना चाहेंगे। तो प्रिया जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेबलवाणी के स्टूडियो में। सर्वप्रथम एक मुलाकात कार्यक्रम में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, भारत में कौन सा स्टेट, कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, किस राज्य से हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद नेगी जी। मैं पैदा हुई थी पुणे महाराष्ट्र में जी और मेरे दोनों पेरेंट्स हिमाचल प्रदेश से हैं। जी। तो जो मेरी मदर साइड की फैमिली है वो पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है जी वहाँ से शरणार्थी आए थे जी और शिमला में बसे थे जी। और तब से वो वहीं हैं। मैं शिमला को अपना घर समझती हूँ, हिमाचल को घर समझती हूँ। और मैं पहले पत्रकार थी इंडियन एक्सप्रेस में और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद मैं यूएस गई पढ़ाई करने। अच्छा। हाँ, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट में मैंने पढ़ाई की और पीएचडी के बाद प्रोफेसर बन गई वहाँ पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में जी। और तब से मैं वहीं हूँ 1995 से। अच्छा। हाँ, तो मैं हेवलवाणी से स्ट्रेंजर नहीं हूँ, अनजान नहीं हूँ और जुड़ी हूँ। हेवलवाणी के बारे में जब सुना तो 2005 हो चुके थे और राजेंद्र जी को मैं टुनीशिया में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी मीट पे मिली थी। जी जी जी। और तब से हमारा संबंध बना संबंध बहुत और नाता है। लंबी यादें हैं हेवलवाणी के हाँ, साथ जो हाँ। आपका जुड़ाव है, जिस तरीके से इतने लंबे सफर में और हर साल आप जब भी भारत आती हैं तो हेवलवाणी को आप कभी नहीं भूलती हैं, चाहे हम आपको मिलने आए या आप यहाँ पर आती हैं, कई गांव में आप गई हैं। तो जो आपका पत्रकारिता और इन सारी चीज़ों को लेके जो एक लंबा अनुभव है, एक तरह का जुड़ाव है, तो आप लगातार जो है मतलब उस इंटरेस्ट के साथ, उस लगाव के साथ जो है बात भी करते हैं, क्या हो रहा है, जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं उसकी जानकारी भी लेते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रिया जी, आप लगातार जुड़ी हुई हैं बलवाणी के साथ। और श्रोताओं अब हमारी दूसरी तरफ बैठी हैं दिव्या जी, दिव्या सिंह जी, जो कि वैसे मूलतः जो उनका अपना गृह राज्य है वो बिहार है और केरल से भी उनका ससुराल का संबंध है सीधा सीधा। तो मैं परिचय उन्हीं से जानना चाहूँगा। दिव्या जी आप भी भारतीय हैं, एनआरआई हैं अभी, और आप यूएस में हैं इस समय, और आप इंटेल जैसी दुनिया की एक बड़ी कंपनी में काम कर चुकी हैं, इतने सालों तक आप काम कर रहे हैं। क्या आपका काम है और भारत से क्या किस तरीके से आप गई, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी हाँ राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 22 साल शुरुआत के भारत में ही बिताए हैं जी और उसके बाद पिछले 25 सालों से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही हूँ मैं। और मैंने अपनी शुरुआत की कॉलेज की पढ़ाई यहीं पे करी थी, पर रहने के लिए मैं अपने आप को पैन इंडियन मानती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेट्स में बड़ी हुई थी। जी जी। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड मेरे हैं ही इज़ फ्रॉम केरला। जी। तो इस वजह से मेरी जो फैमिली है वो पूरी नॉर्थ और साउथ इंडिया की इंटीग्रेशन जी फैमिली है। जी। और क्योंकि मैं राजस्थान में रही हूँ, बैंगलोर में रही हूँ, यूपी, एमपी, तो इस वजह से कर्नाटका, इस वजह से मैं अपने आप को पैन इंडियन जी, मानती मतलब लगभग पूरे देश में जगह जगह रह चुकी हैं। जी हाँ। शिक्षा को लेके बात हो या और भी चीज़ों, तो और जैसे उसके पढ़ाई। बाद जी उसके बाद मैं पीएचडी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई। अच्छा। और वहीं पे पीएचडी के बाद मैं सेटल हो गई। वहीं पे मेरी फर्स्ट जॉब जो थी इंटेल
जिसका नाम सुना होगा आपके जी। श्रोताओं ने, जो विश्व की सबसे बेहतरीन कंपनी थी एक समय में। जी जी चिप बनाती है, हाँ। सारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की जी, चिप जी। बनाती थी, और जिसको हम सीपीयू बोलते थे। हम्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाती थी मेरी कंपनी, और मैं उस कंपनी इंटेल में पिछले 16-17 साल से काम कर रही थी। और अभी रिसेंटली मैंने एक एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी स्टार्टअप में के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं, अच्छा, जिसमें हम एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जी। तो मैं अ, उसी समय से मेरा जब मैं यूएस में रह रही थी, तो तब से प्रोफेसर प्रिया कपूर के इंट्रोडक्शन से मुझे हेमा मालिनी कम्युनिटी रेडियो के बारे में पता चला। जी जी और मैं एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट के साथ मैंने हेमा मालिनी के प्रोग्राम को थोड़ा सपोर्ट जी किया है। जी और मेरा कई सालों से बहुत मनोकामना थी कि मैं आकर के वापस देखूं जी कि जी कैसे आपका काम फ्लरिश हो रहा है, इवन जबकि ये कोविड के बावजूद आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे काम किया है। जी तो जी मैं उसको देखने के लिए अभी वापस आई जी। हूँ। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, क्योंकि आप जैसे लोग जो मन से, तन से, धन से जो है मदद करने का प्रयास करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप जैसे लोग जो विदेश में हैं, सफलता के चरम पर भी हैं, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो जुड़ाव है अपने देश के लोगों से, यहाँ के लोगों से, और जो आप मदद करते हैं जगह जगह अलग अलग तरीके से, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया है। थोड़ा सा ये जरूर जानना चाहेंगे दिव्या जी, क्योंकि आप ये आईटी सेक्टर में उससे जुड़े हुए उसमें इतने ऊंचे पायदान तक गए हैं, इंटेल जैसी कंपनी में आपने इतने वर्षों तक काम किया है। तो जो मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, भारत से भी हटके अगर मैं उत्तराखंड और पहाड़ों के उसमें बात करूं, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत सारी चेंजेज हो रहे हैं। जब आप 2017 में भी आप हिमलवाणी में आई थी, तो क्या आपका मैसेज होगा कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ाई के बाद, तो वो कैसे अपना फ्यूचर जो है, भविष्य जो है तलाशें, कि वो आईटी सेक्टर हो, या अभी तो इंटेलिजेंट का नया दौर आ गया है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो कैसे जो है वो फ्यूचर तलाशें अपना? बहुत अच्छा सवाल किया आपने राजेंद्र जी। जी ये बहुत ही मल्टी लेयर्ड सवाल है। जी और पहले तो मैं एक इंजीनियर के हिसाब से मैं बताती हूँ एक सवाल, और जो बच्चे जो अभी आजकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से भी बताती हूँ, और फिर उसके बाद एक जनरल पब्लिक के हिसाब से बताती हूँ। जी तो जो स्टूडेंट्स हैं अभी, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले वो अपने आप को समझें और अपने आप को पहचानें कि उनकी किस चीज़ में उनकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और क्या चीज़ करना उन्हें पसंद है। वो उन्हें हाथ से चीज़ें करना पसंद है, कंप्यूटर पे काम करना पसंद है। वो सिर्फ इस चीज़ को ना देखें कि किस में पैसा ज़्यादा है और किस में जल्दी वो प्रगति हो सकती है। वो देखें कि क्या चीज़ वो आगे सालों अपनी ज़िंदगी 5, 10, 15, 20, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, और काम करने वाली लाइफ भी बहुत बड़ी होती है। आपको 20, 30, 40 साल अगर काम करना है, तो आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपना इंटरेस्ट चूज़ करना है। जहाँ तक जनरल पब्लिक की बात है, उनके लिए एआई से डरना नहीं है, एआई से समझना है कि ये भी एक नई चीज़ है, एक नई टेक्नोलॉजी है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करें और कैसे हम आगे इसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी हम इसमें फंस सकते हैं। सही। और उससे हम आपके श्रोताओं को पता ही होगा कि कितने लोगों को मानसिक बीमारियां पहले से ही बढ़ रही थी, और सोशल मीडिया से, और अभी एक और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट बन रहे हैं, एआई के ऊपर डिपेंडेंट बन रहे हैं, चैटबॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट बन रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें डेवलप कंट्रीज में हो रही हैं, वो यहाँ ना हो। जी जी जी। तो आपकी उत्तराखंड जो राज्य है, वो इतना सुंदर राज्य है, देवभूमि है ये। जी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको समझें, उस कल्चरल हिस्ट्री को, और उसको प्रिजर्व करने के लिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, उसको कैसे इस्तेमाल करके आगे राज्य को बढ़ाएं, कैसी अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, अपने चारों तरफ के लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर करें, उसमें वो सोचना होगा यहाँ के युवाओं को। और श्रोताओं, जो दिव्या जी मैसेज दे रही हैं वो ये भी है कि
एआई एक टूल है, वो कोई इंसान नहीं है, और ना वो उस तरह की चीज़ें आप सोचिए कि वो इंसान का कोई सब्स्टिट्यूट है, मतलब वो उसका उसका जगह नहीं ले सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एआई का हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके रोजगार का जरिया भी बने और उससे शिक्षा और भी जो समृद्धि के रास्ते। शिक्षा, हेल्थ, जी। शिक्षा, एजुकेशन है, हेल्थ है, आपको दुनिया के बारे में जानने की रुचि है, हिस्ट्री के बारे में, जी। ज्योग्राफी के बारे में, वो सब कुछ आजकल ऑन फ्री अवेलेबल है। बिल्कुल, हाँ, जी। इंटरनेट पे, गूगल के थ्रू और एआई के थ्रू, और भी आप जिस भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री है। हेल्थ के बारे में आप जानना चाहते हैं, अपने आप डॉक्टर के पास जाइए अगर कुछ वैसी चीज़ कंसल्टेशन करनी है, बट आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप से। जी। बट ये है कि आपके चारों तरफ इतनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उत्तराखंड के पहाड़ों में इतनी संजीवनी बूटी, इसको इस जगह यहाँ पर है पहाड़, तो इसको कैसे समझें और जानें और प्रिजर्व करें, कैसे मदद करें, ये बहुत मुझे लगता है कि यहाँ के इस देश के, इस राज्य के लोगों को ये अपनी कल्चरल प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, और जी। कैसे एआई के थ्रू उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज और सुझाव आपका दिव्या जी आपने दिया है। और अब श्रोताओं, क्योंकि प्रोफेसर प्रिया कपूर जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, तो आप एक तरफ जो है पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में आपका लंबा अनुभव है, पढ़ाने से लेके खुद का काम करने का, और साथ में अभी आप समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी भी पढ़ाती हैं पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तो ये भी जानना चाहेंगे प्रोफेसर प्रिया जी की क्या जो हमारे यहाँ पे नौजवान हैं वो किस तरीके से जो है इन फील्ड में, मतलब जो आप जैसे पढ़ा, जो कम्युनिकेशन मीडिया का जो फील्ड है उसमें क्या लगता है किस तरीके का फ्यूचर है यहाँ पर, जो पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि आपका हिमाचल से भी नाता है। तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, जो ये पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उस तरीके के अवसर नहीं है लोगों के पास। तो आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो यहाँ पर लोग हैं? राजेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जी। क्योंकि मैं यही कहूँगी प्रोफेसर होने के नाते कि लोग पढ़ें और लिखें, जी। और उसमें पढ़ना पहले आता है, लिखना बाद बाद में। में आता है। तो आपने अभी एआई के बारे में बात किया, तो अब हम ऐसे दौर पे हैं कि एआई हमारी मदद कर सकता है या नहीं, मगर जो जिज्ञासा है पढ़ने की और लिखने की अंदर से आनी चाहिए बच्चे के स्टेज पर, एलिमेंट्री स्कूल के स्टेज पर, जिस तरह केजी, फर्स्ट, सेकंड, और माताजी पिताजी भी अगर इस हैबिट को डेवलप करने में मदद करें तो बहुत ही अच्छा है। जी। क्योंकि एजुकेशन के लिए बेसिक चीज़ें पहले आनी चाहिए। जिस तरह कि हमें व्यक्ति बनने के लिए चलना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, वैसे ही विद्यार्थी बनने के लिए, एक शिक्षक और स्टूडेंट बनने के लिए हमें पहले लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और फिर आती है अपनी पहचान, हाँ, क्रिएटिविटी। अगर आप वो लिखने पढ़ने से कुछ करना चाहें, या चित्र बनाना चाहें, या एक कविता लिखना चाहें, जी, उसको परस्यू करें। आपके आसपास जो दुनिया है उसके बारे में अपने नज़रिए से लिखना चाहें, वो एक स्टेप आगे है। बिल्कुल। हाँ, एक पर्सपेक्टिव देना, एक नज़रिया देना, दुनिया को जो आप देख रहे हैं आसपास, जो बदलाव हो रहा है, उसको आप समझना चाह रहे हैं और लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में, या कुछ करना चाह रहे हैं उसके बारे में, वो उससे एक अगला दर्जा है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक आती हैं। हम चाहते हैं पहले ही हमें सब कुछ आ जाए, मगर मैं कहूँगी कि चाहे यहाँ मास कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी ना हो, मगर देखने सुनने को तो बहुत है। हाँ, बिल्कुल। और उसी को परस्यू करें, उसी का पीछा करें, उसी के बारे में लिखें,
और उसके बाद सारे एवेन्यू खुलेंगे, उसके बाद सारे दरवाजे खुलेंगे। जी मगर हमें एकदम, जब तक हम इन चीज़ों को समझ ना पाएं और अपनी एजुकेशन पूरी ना करें, पढ़ने लिखने से, लोगों से बात करने से, अपने आप को दूर ना करें लोगों से, नेचर से, अम, तभी हमें इंस्पिरेशन होगा कि हम इन टूल्स को यूज़ कर सकें और यहीं पे कुछ कर पाए और अपने यहीं पहाड़ पे में। अपने घर पे, जी बाहर नहीं जाने की ज़रूरत, पहले यहाँ करें। बाहर ज़रूर जाएं अगर आपका मन है तो, या अपॉर्चुनिटी है, मगर जो कि यहाँ साधन हैं और जो यहाँ रिसोर्सेज हैं, पहले उनको जानिए, जी 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 उनकी कदर कीजिए, अपनी भाषा सीखिए, जी अपने कल्चर को सीखिए, गान सीखिए, यहाँ के त्योहारों और शादियों में पार्टिसिपेट करें, उनमें हिस्सा लें, शामिल हों। जी जब तक ये चीज़ें, मरना जीना में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व जुड़े ना नहीं हो, रहेंगे। जुड़े ना हो, तो एक किस्म का सेंसिबिलिटी नहीं बनती है, जी जी और एक किस्म की मतलब मेच्योरिटी नहीं आती है। जी तो बस यही मैं कहना जी। चाहूँगी। हाँ। दिव्या जी, आपसे भी मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि लोगों में बड़ी उत्सुकता भी है, जैसे आप जब भारत में थी और जब आप अमेरिका जा रही थी तो आपके मन में भी सैकड़ों सवाल रहे होंगे, और जब आप पहुंची, आपने कई साल, अभी तो एक लंबा आपने सफर वहां पर तय कर लिया अपने जीवन का। क्या देखते हैं, मतलब हर भारतीय देखता है कि अमेरिका बड़ा डेवलप देश है, बहुत वहाँ पे तरक्की है, और हम भी जो हैं कुछ देशों को जो है उनका पीछा करते हैं, मतलब किसी तरीके से कि हम भी कुछ वैसा करें। क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, क्योंकि अब आप दोनों देशों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम परिवर्तन करें कि हम भी जो जो इस तरह के देश हैं जिसमें हर कोई देश संपन्न नहीं है, सब कुछ ना कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी। हमारे देश भारतवर्ष में भी बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, कुछ कमियां भी, उनको सुधारने के लिए हम सोचते हैं। आपका क्या मैसेज है हमारे सुनने वालों के लिए कि जैसे आपने दोनों देशों को देखा है, तो तरक्की को लेके, काम को लेके, वहाँ के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, वो किस तरीके से जिम्मेदार होते हैं अपने देश के प्रति, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने। ऐसा है कि आपने जैसा कहा कि हर देश की अपनी कमियां होती हैं और स्ट्रेंथ्स होती हैं। जी इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश है, उसकी भी अपनी कमियां हैं। वो सबसे पावरफुल नेशन है, पर वहाँ पे भी जो कमियां थी सोसाइटी की, वो कोविड के बाद एकदम सबके सामने आ गई हैं। जी जैसे गरीबी स्ट्रीट्स पे दिखाई देती है, जिस तरीके की हिंसा आ गई है, और जिस तरीके से मेंटल हेल्थ चैलेंजेस वहाँ पे सड़कों पे दिखाई देते हैं, हाँ वो किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसा है कि ये, और इंडिया में अपने चैलेंजेस हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं। तो बट होता ये है कि जब आपके में एक होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जब अर्ली 2000s के दशक में जब मैं गई थी, उस समय भारत में अपॉर्चुनिटीज़ कम थी आगे की पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए मैं भारत से यूनाइटेड स्टेट्स गई। पर अब 20-25 साल बाद, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि AI आ चुका है, और अभी AI समिट हुआ था दिल्ली में, तो अब ये कह सकते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है जब कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी, जिसके पास इंटरनेट है, वो जिस सब्जेक्ट में भी उसका इंटरेस्ट हो, वो कहीं से भी वो पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली वो थोड़ी एक टीचर वाली वो गैप है अभी भी, पर वो गैप धीरे धीरे अगले 5-10 सालों में वो कम हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़, अब रही अपॉर्चुनिटीज़ की बात, एजुकेशन की एक चीज़ है जो कि वो गैप कम हो जाएगा AI से,
क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए एक टीचर हो सकता है और एक क्योंकि हर स्टूडेंट की पढ़ने का एक तरीका और उसके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी तक तो हम एक ऐसे मॉडल में थे जिसमें कि क्लास में 20-25 बच्चों के लिए एक टीचर होता था या 40 बच्चों के लिए एक टीचर होता था, सारे बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। पर अब AI से ऐसा फ्यूचर पॉसिबल है जिसमें कि हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से पढ़ाई और उसके हिसाब से टीचर मिले। हाँ, वो फ्यूचर पॉसिबल है, अभी है नहीं, हम उसमें समय लगेगा, राइट। तो वो पॉसिबल है। अब रही अपॉर्चुनिटीज़ की बात, अपॉर्चुनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉलिसी और स्टेट और नेशनल लेवल पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो किस तरीके की पॉलिसीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो उसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा जानती, पर जहाँ तक आपका जो सवाल AI से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर था, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि AI से अब स्पेशली उत्तराखंड के लिए क्लाइमेट मॉडल्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और वो बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में, माइक्रो एरियाज़ में क्लाइमेट प्रेडिक्शंस बहुत पॉसिबल हैं। जियोलॉजिकल मॉडल्स बहुत अच्छे लेवल के डिटेल्ड मॉडल्स अब पॉसिबल हैं जी, और वेदर जियोलॉजी और किस तरीके से ह्यूमन इम्पैक्ट हो रहा है इन चीज़ों का, इन सबके सिस्टमिक मॉडल्स अब पॉसिबल हैं, बहुत ही डिटेल्ड। तो जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनको इस फील्ड में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। मेरा संदेश यही होगा कि आपके श्रोता और जो कम्युनिटी चंबा और उत्तराखंड में और बाहर के देशों में भी जो सुनते हैं वो आपके रेडियो को सपोर्ट करें, जिससे कि रेडियो चलता रहे, सेल्फ सस्टेनिंग रहे आगे के भी दशकों में। और क्योंकि इन द एज ऑफ AI द कम्युनिटी एंड पीपल विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। AI तो कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी तरीके से प्रोडक्ट बना सकता है, पर जो कम्युनिटी है सब लोग नहीं कर सकते, वो आप कर रहे हैं और उसको ऐसे ही जोड़े रखें अपनी कम्युनिटी को। जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। तो श्रोताओं, आप जो छ ये कार्यक्रम तय ये खिमा विराम देना छो। मैं राजेंद्र नेगी तय आज्ञा देवा। नमस्कार।